हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? बहुत से विद्यार्थी अपनी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी के कमेंट्स भी आते रहते हैं। काफ़ी विद्यार्थी पर्सनल भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन और अभी भी कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी अभी तक क्लास में ऑनलाइन क्लास में उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। उन विद्यार्थियों से भी निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक जो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस का जो वीडियो आपको अपलोड करवाया जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, आप लोग इसको समय समय पर देखते रहे। आप जानते हैं कि अभी इस सत्र का काफ़ी टाइम निकल गया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर जो महीना निकलने जा रहा है, और इसके बाद में अगले महीने में शायद आपके संभावित हैं कि एग्ज़ाम के फॉर्म भी भरे जाएंगे। और अक्सर हमेशा ये देखा जाता है कि लगभग फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक न तो सिलेबस के बारे में उन्होंने कोई जानकारी प्राप्त की है, न कोई उन्हें अभी तक अपने विषय के बारे में ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। कई विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासों से भी दूर रहे हैं। और अधिकांशतः ये भी देखने को मिला है कि कई विद्यार्थियों के जो फ़ोन नंबर जो उन्होंने दिए थे, तो उसमें से अधिकांश विद्यार्थियों के जो फ़ोन नंबर है वो अपने पेरेंट्स के नंबर हैं। कई विद्यार्थियों ने अपने स्वयं के फ़ोन नंबर को संशोधित भी करवा दिया है। वो उन्होंने पर्सनल हमें मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी है कि सर मेरे ये नंबर नहीं, मेरे पापा के नंबर है, तो मेरा नंबर ये है, तो इसको ऐड कर दीजिए। कई विद्यार्थियों ने अपने मित्रों के माध्यम से भी रिक्वेस्ट भेजी है, तो हमने उनके नंबर को ऐड करने का प्रयास किया है। तो आगे भी इस प्रकार से अगर किसी विद्यार्थी कोई नंबर फ़ोन नंबर अगर सेंड कर लेता है तो मुझे अवगत करवा दे, जिससे कि मैं इनको ग्रुप में दोबारा जोड़ सकूं। आज हम राजनीति विज्ञान का जो अपना सेकंड पेपर है और भारतीय शासन और राजनीति जो पेपर हैं, संविधान के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे। तो आज अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है उसमें क्या क्या प्रकार के जो प्रावधान दे रखे थे, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, इसमें क्या प्रकार, किस प्रकार से ये पूरे संविधान की एक इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि इसके संविधान का इस प्रस्तावना में क्या भावार्थ हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान प्रस्तावना हमारे देश की जो संविधान की प्रस्तावना है इसके बारे में आज बातचीत करेंगे, और महत्वपूर्ण जो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये उद्देशिका अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। किस देश के संविधान से? ये जो है वो अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। 13 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष रखा था। और ये भारत के संविधान के एक संविधान निर्माण की एक भावी एक प्रस्तावना के रूप में बनी थी, जिसको 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे पास कर दिया था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद आया था, और उसके अनुसार उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी रूप से दर्जा प्राप्त नहीं है। उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर ने भी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना, इस संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा था कि ये संविधान का एक हृदय एवं आत्मा है, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये एक अपने संविधान का एक हार्ट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में ये आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में पहली बार, अब तक केवल एक बार 1977 में, एक बार
76 में 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया था, यानी कि केवल एक बार परिवर्तन। अब तक केवल एक बार हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया है या इसमें संशोधन किया गया है, और संशोधन करके 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता की जगह राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो 3 शब्द हैं, एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कई बार कंपटीशन में इस प्रकार से जो प्रश्न है आते रहते हैं, तो विद्यार्थी इस शब्दों के बारे में थोड़ा ध्यान दे कि इस प्रकार से हमने केवल संविधान में जो तीन शब्द ये संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता के साथ में राष्ट्रीय एकता और अखंडता 2 शब्द हैं, इनको हमने भारत के संविधान में पहली बार जोड़ा गया था। भारत के संविधान की हम प्रस्तावना यूँ हम कह सकते हैं कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना कहती हैं, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे भारत के संविधान की एक उद्देशिका है, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार से भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, और हम देखते हैं कि भारत की जो संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका पर की जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, इस बिंदुओं पर हम एक एक कर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसकी जो शब्दावली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। शब्दावली में कई ऐसे शब्द आए हुए हैं, इन शब्दों के भावार्थ क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी जरूरी है। हम पहला संविधान की जो प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है, उसका जो पहला जो वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द हैं, हम भारत के लोग। यहाँ से भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ ये हो गया कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारत के लोगों का एक मूल स्रोत है या मूल एक कानून है, और तथा समस्त जो संविधान की जो शक्ति है, इसका जो केंद्र बिंदु है, उसकी जो संप्रभुता है, वो संप्रभुता जनता में निवास करती है या जनता में निवास है। यानी कि हम भारत के लोगों का हो गया कि भारत का जो संविधान बनाया गया था, हालांकि संविधान सभा के द्वारा बनाया गया और उसमें सीमित मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था, लेकिन वो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था उसमें ब्रिटिश प्रांत के जो विधान मंडल थे, उस विधान मंडलों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। और वो संविधान सभा थी वो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। किसका करते थे प्रतिनिधित्व? भारतीय लोगों का। इसका मतलब ये हो गया कि देश की जो संप्रभुता है, देश की संप्रभुता है, वो अंतिम रूप से वो जनता के अधीन में रहेगी। एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि अब भारत का संविधान लिखने के बाद में, लागू होने के बाद में, अब भारत के संविधान के ऊपर किसी भी विदेशी प्रभाव या सत्ता का किसी प्रकार से कोई नियंत्रण
नहीं रहेगा। ये हमारे एकल नागरिकता के ऊपर भी बल देता है। उसके बाद में समाजवादी जो शब्द है, हमने पहले भी कहा था कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी कि भारत में जो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से देखते हैं कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हमारे देश में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती थी। इस भिन्नता को दूर कैसे किया जाए, इसलिए समाजवाद की स्थापना की जाएगी, यानी कि राज्य के जो नागरिक है उन नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर बल दिया जाएगा। समाज में आर्थिक विषमता को दूर किया जाएगा। लोगों के जो विशेषाधिकार है उनको समाप्त किया जाएगा। व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त रहेगा। समाजवादी जहाँ व्यवस्था होगी तो उसमें व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रकार से जो शोषण होता है उससे वो मुक्त रहेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवाद पर बल देता है और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अवधारणा भी प्रस्तुत की थी कि भारत का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक समाजवाद रहेगा, यानी कि उसमें भी लोकतंत्र यानी कि सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की जाएगी, जिससे कि देश में अमीरी और गरीबी का जो भेदभाव है इसको समाप्त किया जाए। उसके बाद में पंथ निरपेक्षता जो शब्द हैं, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ताकि भारत के संविधान के भाग 3 आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। हालांकि हमने भारत के संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद में भी हमने जो पंथ निरपेक्षता जो शब्द हैं संविधान में इसको अलग से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत सरकार धर्म के मामले में हमेशा तटस्थ है, न कोई धार्मिक पंथ होगा और धार्मिक जो स्वतंत्रता की उपासना के मामले में व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा। और इस आधार पर हम कहते हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी धर्म की पक्ष नहीं लिया जाएगा या किसी भी धर्म की पैरवी नहीं की जाएगी, कि ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था इसमें दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में जो पंथ निरपेक्षता शब्द हैं इसको संविधान की एक बुनियादी विशेषताओं में से एक गिने थी। फिर लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आया हुआ है। तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर देश की जो शासन की अंतिम सत्ता होगी वो जनता के पास में होगी। जनता के द्वारा ही देश की सरकार का निर्माण किया जाएगा, यानी कि सत्ता की अंतिम जो चाबी होगी वो जनता के पास में निहित होगी। और आर्टिकल 326 में हम देखते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार की जो व्यवस्था दे रखी है, जो ये सार्वभौमिक जो मताधिकार हैं आर्टिकल 326 में, ये व्यक्तियों को एक राजनीतिक अधिकार या लोकतांत्रिक तरीके से जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान कर रहा है। गणराज्य ये भी हम व्यवस्था देखते हैं कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक वंश परंपरा के अनुसार, या जो ब्रिटिश शासन में जिस प्रकार से एक सम्राट का जो वंश परंपरा के अनुसार उसका चयन किया जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में नहीं रहेगी। भारत एक गणराज्य है, अर्थात यहाँ राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या राष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति एक वंशानुगत तरीके से उसका चुनाव नहीं किया जाएगा, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चुनाव किया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में, हम कहते हैं कि भारत का संविधान है वो एक गणतंत्रात्मक या गणराज्य की स्थिति में आता है। फिर हम बात करते हैं कि भारतीय की संविधान की प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार से जो बात की गई है उसमें दिया गया है कि जो न्याय के बारे में जो बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार के व्यक्ति को लेकर के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति समाज में एक समान रूप से नागरिक हैं। जाति, मूल वंश, भाषा या लिंग के आधार पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जहाँ हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं, तो राज्य अमीरी और गरीबी के साथ में एक ही प्रकार का व्यवहार करेंगे और आर्थिक आधार पर जो असमानता है
उस असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि जब तक लोगों को आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक उसके लिए राजनीतिक लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता है। तो उनको तब तक उसमें वो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर जब तक उसे समानता नहीं मिलेगी, सामाजिक उसे सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक्स उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक ये सामाजिक स्तर पर उसको एक न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक स्तर पर उसके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, तब तक उसे राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक हम न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि संविधान की प्रस्तावनी व्यवस्था दी थी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई जगह पे हमारे ये हम देखते हैं कि सामाजिक या आर्थिक जो है वो असमानता देखने को मिलती है, जबकि संविधान इसका हमेशा खिलाफत करता है। आर्टिकल 39 की जहाँ हम बात करते हैं, हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 39 में जो प्रावधान है कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व सरकारों को एक निर्देशित करता है, यानी कि ये गवर्नमेंट को भी एक डायरेक्शन देता है